चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में जो हमारे पास में चैप्टर है दैट इज कंडीशंस ऑफ वर्ब। वर्ब हमने पढ़ा, वर्ब का इंट्रो हमने सीखा, वर्ब के हमने मॉडल वर्ब से फंक्शन देखे। उसके बाद से जब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ वर्ब की, तो आपको कंडीशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है एंड दैट इज देयर इज नो फॉर्मूला। कंडीशंस लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए वो एस्पेक्ट्स हैं जिन पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, मतलब ये वो नियम और शर्तें हैं जिनको आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा जैसे लैंग्वेज ने इनको बना दिया है। तो इससे एक क्वेरी जनरेट होती है। वो क्वेरी जनरेट ये होती है कि अगर कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो हम इनको याद कैसे रखेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंडीशन कब काम कर रही है। तो याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर कंडीशन का एक नाम है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो उसी एस्पेक्ट पे चलेगी, उस एस्पेक्ट को चैलेंज नहीं करेगी। तो अगर आपको वो नाम और वो एस्पेक्ट याद रह जाता है तो आप कंडीशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंडीशन का एरर आता ही है और क्लोज टेस्ट में भी कंडीशन हमें बहुत बार देखने मिल जाती है। तो अगर हम अपनी पहली कंडीशन की बात करें, हमारी कंडीशन का नाम है कंडीशनल फ्यूचर। और देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशनल फ्यूचर का एस्पेक्ट लिख दिया है कि कंडीशनल फ्यूचर काम कैसे करती है। लिखा है इन दिस स्टेटमेंट लैंग्वेज विल टॉक अबाउट टू इवेंट्स। कितने इवेंट्स की बात करेगी? टू इवेंट्स की बात करेगी दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। मतलब ऐसी दो घटनाओं की बात करेगी जो फ्यूचर में ही होंगी। तो आपको याद रखना है घटनाएं दो होनी चाहिए गिनती में और वो फ्यूचर में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, व्हेन यू विल कम टू माय प्लेस आई विल टेक यू फॉर शॉपिंग। मतलब जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगी। देखिए दोनों जगह विल है, मतलब अभी तुम मेरे घर आए ही नहीं तो शॉपिंग पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दो घटनाएं होंगी, पहले तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगी। चलिए अगली स्टेटमेंट देखते हैं। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगी कब? व्हेन आई विल रीच, जब मैं पहुंच जाऊंगी। मतलब मैं अभी पहुंची ही नहीं, मेरा पहुंचना फ्यूचर है, उसके बाद आपको कॉल करना ये एक और फ्यूचर है। तो देखिए ये एस्पेक्ट इधर क्लियर हो गया कि लैंग्वेज कंडीशनल फ्यूचर में दो फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में बात करेगी। अब इन इवेंट से रिलेटेड हमारा कंडीशन क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है फर्स्ट इवेंट इन हैपनिंग, उसको लिख दो सिंपल प्रेजेंट में। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि हैपनिंग का मतलब क्या है। हैपनिंग का मतलब है आपके सामने जब दो ऐसे इवेंट्स रखे जाएंगे जो दोनों के दोनों फ्यूचर में होने वाले हैं, तो आपको देखना है कि जब ये इवेंट प्रैक्टिकली होंगे तो इन दोनों में से पहला इवेंट कौन सा होगा। जरा इस स्टेटमेंट को देखो, हम उल्टा सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच। ध्यान से देखिए, दो इवेंट है, मेरा आपको कॉल करना और मेरा पहुंचना। तो ध्यान से देखो, पहले मैं कॉल करूंगी कि पहले मैं पहुंचूंगी? बट ऑब्वियस व्हेन ने लिखा है कि व्हेन आई विल रीच, जब मैं पहुंचूंगी तब मैं कॉल करूंगी। तो पहला इवेंट लिखा कौन सा है? आई विल कॉल यू। लेकिन पहला हैपनिंग कौन सा है? आई विल रीच। तो क्या लिखा है फॉर्मूले में कि हैपनिंग को आपने सिंपल प्रेजेंट में बदलना है। तो आपकी पहली घटना शुरुआत में रखी है या दूसरे पार्ट में रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो घटना पहले घटती है उसको सिंपल प्रेजेंट में बदलना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इधर से विल कट जाएगा और स्टेटमेंट रह जाएगी आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच, क्योंकि पहला मेरा पहुंचना होगा, पहले मैं पहुंचूंगी फिर ही कॉल करूंगी। अब इधर देखो जरा, व्हेन यू विल कम टू माई प्लेस आई विल टेक यू फॉर शॉपिंग। इधर देखो, तुम पहले मेरे घर आओगे फिर ही मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगी। मतलब तुम्हारा मेरे घर आना पहला इवेंट है और वो लिखा भी शुरुआत में ही है, तो इसमें हमें कोई एफर्ट करना ही नहीं है। इधर हमने चुपचाप विल को काट देना है, दैट व्हेन यू कम टू माय प्लेस आई विल टेक यू फॉर शॉपिंग। अब ये दोनों मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब आपके लिए एक एग्जाम्पल रखी है, माई मदर विल बेक अ केक व्हेन रमन विल अराइव।
माँ केक बनाएगी कब, जब रमन आएगा। अब फटाफट से सोचो, रमन पहले आएगा कि केक पहले बनेगा। व्हेन ने लिखा है जब रमन आएगा, मतलब रमन ने पहले आना है, तो इधर वाला विल जो है वो कट जाएगा, क्योंकि हमने पहला इवेंट जो हैपनिंग में पहला इवेंट होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। अब रमन क्या है, सिंगुलर केस है। सिंपल प्रेजेंट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है एस और ई एस, तो इधर हो जाएगा अराइव्स। एक बार फिर से सुन लो, जब आप दो ऐसे इवेंट्स इमेजिन करते हो जो दोनों के दोनों फ्यूचर में होंगे, तो आपको देखना है पहला इवेंट कौन सा होगा। आपका इवेंट पहला शुरुआत में ही रखा है तो उसको वहीं सिंपल प्रेजेंट में बदल दीजिए, जैसे इधर पहला इवेंट शुरुआत में ही था। लेकिन अगर आपका पहला इवेंट सेकेंड हाफ पे लिखा है तो घबराना नहीं है, टेंस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, सेकेंड हाफ को जाके सिंपल प्रेजेंट में बदल देना है। और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, आई प्लूरल था इसीलिए ये रीच है, लेकिन रमन सिंगुलर था इसीलिए वो अराइव्स हो गया। तो ये डबल फ्यूचर की कंडीशन, जिसको कंडीशनल फ्यूचर कहा जाता है, उसके बारे में मुझे लगता है आपको अब कोई क्वेरी नहीं रही होगी। तो अब हम शिफ्ट होते हैं अपनी दूसरी कंडीशन पे, जिसका नाम है कंडीशन ऑफ इवेंट काउंट। देखिए इसका भी एस्पेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, और इसका एस्पेक्ट क्या है, इफ इवेंट काउंट इज देयर। इवेंट काउंट का मतलब पहले तो समझ लो, इवेंट काउंट का मतलब है जो भी काम हो रहा है उसके पीछे टैग लाइन चल रही है कि ये काम कितनी बार हुआ है। जैसे आज मैं 10th टाइम कंडीशनल वर्ब पढ़ा रही हूं, तो मेरा इवेंट कितने नंबर का है, 10th नंबर का। तो आपको याद रखना है, अगर इवेंट का काउंट दिया हुआ है तो स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मेट में जाएगी। आपको पहले ही बता दूं, शुरुआत में भी बताया, मिड में भी बता रही हूं और बार बार बताऊंगी, ताकि आपको लर्न हो जाए कि कंडीशन में फॉर्मूलाज नहीं चलते, टेंसेस को टारगेट नहीं किया जाता। कंडीशन का मतलब ही होता है नियम और शर्तें, तो इसमें वही नियम चलेंगे जिसको लैंग्वेज ने बनाया है। तो आप इस स्टेटमेंट का अगर हिंदी ट्रांसलेट करें, दिस इज फॉर द 5th टाइम आई एम वॉचिंग दिस मूवी, कि आज मैं ये मूवी 5वीं बार देख रही हूं, मैं हिंदी में देख रही हूं, बोल रही हूं, और मैंने लिखा भी इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। पर आपको याद रखना है, चूंकि हम कंडीशन पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले और नियम भी लैंग्वेज के ही चलेंगे। और लैंग्वेज ने लिखा है कि अगर इवेंट काउंट होता है तो स्टेटमेंट केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी जाएगी। तो आपका इवेंट 5वें नंबर का है कि आप ये मूवी 5वीं बार देख रहे हो, तो आपका एम वॉचिंग गलत हो गया, इसका करेक्शन आएगा हैव वॉच्ड। ओके, अब दूसरी स्टेटमेंट देखो जरा, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये इवेंट कितने नंबर का है, फर्स्ट नंबर का है। 0 से शुरुआत हो जाती है, 0 का मतलब देयर इज नो इवेंट, फर्स्ट का मतलब आपका काउंट स्टार्ट हो गया। फर्स्ट से लेके गिनती इन्फिनिट तक जा सकती है, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, स्टेटमेंट परफेक्ट में ही लिखनी है। इधर हमारा नंबर 5th था, इधर हमारा नंबर 1st है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम मीरा हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि मीरा ने ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी पहली बार सुनी थी। भले आप हिंदी ट्रांसलेशन पास्ट में कर रहे हो, लेकिन आपका इवेंट 1st नंबर का है, तो इधर हर्ड के आगे आपको हैव लगाना पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन इफ कंडीशन इज काउंटेड। इफ मार्क इज देयर कि आपका इवेंट कितने नंबर का है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखो, हिंदी ट्रांसलेशन चाहे किस टेंस में जा रहा हो। और डबल फ्यूचर हो तो डबल फ्यूचर में फर्स्ट इवेंट बिगिनिंग में रखा हो तो बिगिनिंग में, सेकेंड हाफ में रखा हो तो सेकेंड हाफ में, उसको सिंपल प्रेजेंट में बदल दो। अब कंडीशनल फ्यूचर और इवेंट काउंट के बाद लेट्स सी हमारे पास अगली कंडीशन क्या है। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट की। पहले तो आप याद रखेंगे कि ये जो इम्परफेक्ट यहाँ पे लिखा है, इट इज नथिंग बट अ टेंस। ओके जी, अब जब मैंने यहाँ पे टेंस लिख दिया तो अब बट ऑब्वियस आपके दिमाग में क्वेरी आएगी कि प्रेजेंट का इम्परफेक्ट कौन सा टेंस होता है। टेंस 3 ही होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनकी आगे 4 सब डिविजन्स होती हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इम्परफेक्ट कौन सा टेंस हो गया भाई? तो ये जो इम्परफेक्ट है ये कंडीशन का पार्ट है। और फिर से अपनी बात रिपीट करूंगी, कंडीशंस आर नथिंग बट टर्म्स एंड कंडीशंस डेवलप्ड बाय लैंग्वेज।
लैंग्वेज ने कुछ नियम और शर्तें खुद से बनाई हैं, ये टेंस उसके अंडर आता है। चलिए अब इम्परफेक्ट वर्ड को आपको समझा देती हूँ। इम्परफेक्ट वर्ड का मीनिंग होता है टेम्परेरी ऑनगोइंग एक्शन, मतलब एक्शन ऑनगोइंग है पर टेम्परेरी है। टेम्परेरी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी को हम कहते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड। यही कहते हैं ना हम टेम्परेरी को, कि जो चीज थोड़े समय के लिए होती है वो टेम्परेरी होती है। तो आपको याद रखना है एक्शन हो तो रहा है पर ड्यूरेशन बड़ी छोटी है। तो क्या हम यहाँ से ऑनगोइंग वर्ड को कंटिन्यूअस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भले हमारा एक्शन थोड़ी देर के लिए हो रहा है पर हो तो रहा है, और जो चीज हो रही है उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्परफेक्ट का मीनिंग हुआ टेम्परेरी ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग का मीनिंग हो गया कंटिन्यूअस। तो क्या हम फॉर्मूला ऐसे नहीं कह सकते कि इम्परफेक्ट इटसेल्फ मींस कंटिन्यूअस? बस डिफरेंस सिर्फ इतना रह जाएगा कि कंटिन्यूअस की जो टाइम है, ड्यूरेबिलिटी है, वो डिपेंड करेगी आपका एक्शन कितना चलता है। लेकिन जब हम इम्परफेक्ट की बात करें, इसकी ड्यूरेबिलिटी प्रीफिक्स होती है कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा। अब देखो, हियर आई हैव रिटन 2 एग्जांपल्स फॉर यू। I am living in Canada. See, I am living in Canada, and the next statement is nowadays I am living in Canada. अगर आप ध्यान देखें तो इन दोनों पे मैंने am living लगाया है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है? Nowadays. तो nowadays का मतलब क्या हो गया? आजकल। आजकल क्या हो गया? मतलब अभी, हाल फिलहाल। That means ये आपका शॉर्ट स्पैन हो गया। और शॉर्ट स्पैन को हमने क्या कहना है? शॉर्ट स्पैन को हमने कहना है कि ये इम्परफेक्ट है। तो आप याद रखेंगे, अगर वर्ड्स लाइक नाउ, नाउअडेज, टाइम बीइंग, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करंटली, देखिए इधर वर्ड्स लिखे हैं, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो आपकी स्टेटमेंट रहेगी कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में ही, लेकिन उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कहोगे, उसको आप कहोगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके जी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें आपको याद रखना है, वर्ड्स फिक्स हैं। इट इज हाई टाइम, इट इज द टाइम एंड इट इज अ टाइम। क्या क्या है हमारे पास? इट इज हाई टाइम, it is the time and it is a time, is always followed by second form of verb. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनका मतलब क्या है। एक स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने, इट इज हाई टाइम आई हैव ड्रिवन माई कार। लंबा अरसा हो गया मैंने अपनी कार नहीं चलाई। फिर से सुनिए, लंबा अरसा हो गया मैंने अपनी कार नहीं चलाई। हिंदी में मेरे जो वर्ड पे फोकस है वो नहीं पे है, माने नो में है, लेकिन जो स्टेटमेंट मैंने सामने लिखी है वहां पे नहीं जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। कारण क्या है? ये जो वर्ड लिखा है इट इज हाई टाइम, ये अपने आप में नेगेटिव है, और आप जानते हो नेगेटिव को नेगेटिव फॉलो नहीं करता। आपका अर्थमेटिक का सिस्टम है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज द टाइम और इट इज ए टाइम, दे आर नेगेटिव इन देमसेल्व्स। वो अपने आप में नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव को फॉलो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, उनके बाद क्या लिखा है हमने? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेकेंड फॉर्म जो होती है वो हैव ड्रिवन नहीं होती। सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो ड्रिवन जो बना है वो ड्राइव से बना है, और ड्राइव की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रॉव। इसी तरह इट इज द टाइम, अगेन ये अपने आप में नेगेटिव टर्म हो गई, तो इसके बाद से नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बट हिंदी सेंस निकाल के देखो जरा एक बार। इट इज द टाइम माई ब्रदर वॉज राइटिंग अ लेटर टू मी। लंबा अरसा हो गया मेरे भाई ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी है। तो आप याद रखेंगे इसमें 2 एरर पड़े हैं। वॉज राइटिंग जो है वो कह रहा है कि मेरा भाई मुझे चिट्ठी लिख रहा था, बट आपने याद रखना इट इज हाई टाइम या इट इज द टाइम और इट इज अ टाइम हो तो टेंस होता है कि ये काम लंबे अरसे से नहीं हुआ है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। वॉज रिटन गलत है हमारा, इधर राइट की सेकंड फॉर्म आएगी जिसको हम कहते हैं रॉट।
एक बार ओवरव्यू फिर से लेते हैं। जो भी एक्शन टेम्परेरी मोमेंटरी होते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कहा जाता। दो उनको लिखा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ही जाता है, पर उनको कहा जाता है इम्परफेक्ट। और वो टेंस जो हमें इम्परफेक्ट की लुक देते हैं, उनके आगे ऐसी टर्मिनोलॉजी जरूर लिखी होती है जो ये दिखा दे कि बात जो है इम्परफेक्ट में जा रही है। और मैंने ऐसी टर्मिनोलॉजी की एग्जांपल आपको दी भी है, दैट इज एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, टाइम बीइंग, फॉर अ मोमेंट, मोमेंटरी। इन सारे वर्ड से आपको फटाफट से अंदाजा लग जाएगा कि आप इम्परफेक्ट की बात कर रहे हो। फिर मैंने आपको बोला कि इट इज हाई टाइम, इट इज द टाइम और इट इज अ टाइम। ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव होते हैं, इनके बाद कभी भी नेगेटिव नहीं लगाना है। और नहीं लगाना है का मतलब है इनके पीछे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, हैज, हैव नॉट, कुछ नहीं आएगा। सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आपकी स्टेटमेंट सिंपली सिंपल पास्ट में लिखी जाएगी, दैट इज वी टू। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन हमारे लिए क्या नया लेके आती है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने अब तक जितनी कंडीशंस पढ़ी हैं उन सारी कंडीशंस के बाद ये जो लास्ट कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, जिसका कि आपने टाइटल पढ़ा है, मैंने लिखा है रियल अनरियल कंडीशंस, ये सबसे ज़्यादा लेंदी हैं। लेंदी होने का कारण ये है कि एक कंडीशन के दो दो तीन तीन सब डिविजन्स हैं, उसके अलावा ये आपके तीनों टेंसेस को कवर करती हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से बने रहना है, छोटे छोटे ट्विस्ट आएंगे और कंडीशन बदल जाएगी। तो आपका कंसंट्रेशन ना केवल फॉर्मूले पे बल्कि उस ट्विस्ट पे होना चाहिए कि किस ट्विस्ट की वजह से हमारा फॉर्मूला बदला है। अब सबसे पहला टाइटल लिखा है अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट। ये दो तरह की होती है, एक होती है एज्यूम्ड, जिसमें हम चीजों को एज्यूम होते हैं, एक होती है कंडीशनल। कंडीशनल को आप याद रखने के लिए इधर लिख लो फैक्चुअल, मतलब एज्यूम्ड सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है और फैक्चुअल जो है वो रियल होगी। ओके, अब देखो दोनों के नाम अलग अलग हैं तो बट ऑब्वियस फॉर्मूला अलग होगा। तो जब हम बात करते हैं आपके एज्यूम्ड सिचुएशन की, मतलब रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप एज्यूम कर रहे हो कि अगर ऐसा हो जाए तो आप याद रखेंगे आपका फॉर्मूला स्टार्टिंग में लेगा इफ को, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वर? वर के अलावा कुछ और भी तो ले सकते थे। वर इसीलिए क्योंकि जब आपकी पेयरिंग इफ की वर के साथ बनती है तो लैंग्वेज आपको चीजें एज्यूम करने के लिए परमिशन देती है, लैंग्वेज आपको चीजें एज्यूम करने की अनुमति दे देती है, एक्सेप्टेंस दे देती है। तो इफ सब्जेक्ट के साथ में वर, उसके बाद से फिर सब्जेक्ट, फिर वुड, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो आपको याद रखना है सब्जेक्ट दो बार आया है, एक बिगिनिंग में, एक स्टेटमेंट के सेकंड हाफ में, और ये दोनों सेम सब्जेक्ट होंगे, ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इधर वाली सिचुएशन वर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये वर सब्जेक्ट के लिए नहीं लगा है, ये वर इफ के लिए लगा है। जब हम चीजों को एज्यूम करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उस सिचुएशन में इफ का कॉम्बिनेशन वर के साथ ही बनता है। दूसरा कंडीशनल, जिसको हमने कहा है फैक्चुअल। फैक्चुअल जो होंगी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ट्रिक मैं आपके सामने लिख देती हूँ। दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, दोनों पार्ट में हैड जो है कॉमन आएगा, लेकिन एक में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और दूसरे में हैड के बाद नाउन होगा। देखो, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है या हैड के बाद नाउन है, इन दोनों से ही आपके फॉर्मूले में चेंज आएगा। अगर आपकी स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसको हमने फैक्चुअल लिखा है, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म लेके चल रही है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? आपका फॉर्मूला होगा इफ के साथ में सब्जेक्ट, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अगेन सब्जेक्ट, देन वुड, वुड के साथ में हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो, सब्जेक्ट,
अगेन सब्जेक्ट 2 बार रिपीट हो रहा है, और आपको मेरी बात याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट बिगिनिंग में आएगा वही सब्जेक्ट दोबारा रेपिटेशन में आएगा, सब्जेक्ट बदलेगा नहीं। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो सेकंड हाफ में वुड के बाद हैव लगेगा और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर हैड के बाद नाउन हुआ तो देखो, इनको मैंने नाम दे दिए हैं, पहला 1, ये दूसरा 2। अगर हैड के बाद नाउन हुआ तो आपका सब्जेक्ट बनेगा इफ हैड नाउन। Here you need to add subject because without subject our statement wouldn't go further. तो if subject had noun, then again subject, then would, अब verb की first form। तो देखिए दोनों में similarity ढूंढिए क्या है। दोनों में common में if है, इफ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हैड है, लेकिन ऊपर हैड के साथ V3 था, यहाँ हैड के साथ नाउन है। बस हैड के बदले में हैड के साथ V3 की जगह पे जैसे ही नाउन लगा, सेकंड हाफ में वुड तो कॉमन रह गया, लेकिन हैव की रिप्लेसमेंट हो गई और V3 से बन गया V1। अब आपके फॉर्मूलाज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो मैंने लिखा है इफ आई डैश अ बर्ड, इफ आई डैश ए बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होती, पंछी होती, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू बी अ बर्ड? एक ह्यूमन पंछी बन सकता है क्या? वो सिर्फ इमेजिनेशन फेरी टेल मूवीज में होता है कि जादू से हम जो भी चाहें वो बन जाएं, बट रियल वर्ल्ड में इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखो क्या है, एजम्पशन है मेरी, इमेजिनेशन है, मैं सिर्फ काल्पनिक बातें कर रही हूँ, रियल लाइफ में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फॉर्मूले में क्या चाहिए? इफ चाहिए, लगा है, सब्जेक्ट चाहिए, लगा है, उसके बाद क्या चाहिए था? वर। तो इफ आई वर ए बर्ड, कॉमा, सब्जेक्ट रिपीट होना चाहिए। देखिए रिपीट हुआ है, इधर भी आई था, इधर भी आई है, जैसा कि मैंने बोला सब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। लिखा आई, क्या चाहिए उसके बाद? वुड, आई वुड। और उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई लगी है, तो स्टेटमेंट बन गई इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू माई मॉम। अगर मैं एक पक्षी होती तो मैं उड़ के अपनी मम्मी के पास चली जाती। इमेजिनेशन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, इफ डैश योर फादर, इफ राम 2 पेन्स। देखिए इफ आई डैश योर फादर, मैं तुम्हारे पिता नहीं हो सकती, ये काल्पनिक बातें नहीं है, क्योंकि आगे भी पढ़िए, आई डैश हिम योर रिजल्ट, मतलब अगर मैं तुम्हारे पिता को मिली होती, मैं तुम्हारे पिता को देखी होती, मेरी तुम्हारे पिता से बात हुई होती, तो मैं उन्हें तुम्हारा रिजल्ट बता देती। स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है? है। तो मुझे क्या लगाना है? इफ के बाद सब्जेक्ट दिख रहा है, ये रहा इफ, ये रहा सब्जेक्ट। क्या, कौन सा केस है ये? रिजल्ट बता देती, प्रैक्टिकल पॉसिबल है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड सीन योर फादर, अगर मैंने आपके पिताजी को देखा होता या मैं आपके पिता को मिली होती, सेकंड हाफ में क्या चाहिए? वुड के साथ में हैव, आई वुड हैव टोल्ड हिम योर रिजल्ट। और इसके ऑपोजिट, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैड और नाउन। देखिए यहाँ पे नाउन लगा है, तो इफ राम हैड, आई शुड चेंज द मार्कर, तो शायद आप कलर आइडेंटिफिकेशन कर पाए। इफ राम हैड 2 पेन्स ही वुड गिव 1 टू यू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो सब्जेक्ट के साथ लगाइए वर, और स्टेटमेंट के सेकंड हाफ में सब्जेक्ट के रेपिटेशन के बाद लगाइए वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आपको देखना है स्टेटमेंट में सेकंड हाफ में नाउन का कॉम्बिनेशन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है तो आप हैड के साथ में सेकंड हाफ में वुड हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आपके साथ पास नाउन का कॉम्बिनेशन है तो आप सेकंड हाफ में सिर्फ वुड लगाएंगे। इस स्टेटमेंट में मैंने आपको थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन नहीं दिखाया
बताया था और मैंने सब आपको पढ़ के समझाते हुए जो है ब्लैंक्स को फिल किया। एक कॉम्बिनेशन में आपको दिखा देती हूँ पेपर में कैसे दिखेगा। इफ माई ब्रदर डैश पोस्टेड माई resume, comma, I dash have got this job। तो सिचुएशन है कि अगर मेरे भाई ने मेरा रिज्यूमे पोस्ट किया होता तो मेरा जो है ये जॉब जो है वो मुझे मिल गई होती। तो देखिए माई ब्रदर, इसके बाद V3 दिख रही है आपको और स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर आप टाइम रहते अपना रिज्यूमे पोस्ट कर देते हैं तो जॉब आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको डैश के बाद V3 दिख रहा है, स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है और आपको V3 दिख रहा है तो इधर लगाइए हैड। इफ माई ब्रदर हैड पोस्टेड माई रिज्यूमे, और अगर स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल हो आपको हैड के साथ V3 का कॉम्बिनेशन दिखे तो सेकंड हाफ में वुड हैव लगता है। हैव के साथ V3 उसने लगा के दी है, आपको बस इधर वुड को भर देना है। ये हमारा रियल अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। ओके तो अब हम इसके बाद मूव करते हैं कि हमारा कौन सा टेंस किस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने आप को प्रेजेंट करता है व्हेन इट कम्स टू द कंडीशंस ऑफ लैंग्वेज। चलिए स्टूडेंट्स, अब पास्ट के बाद हमें बात करनी है कंडीशंस में प्रेजेंट की, और दोनों में एक में जो प्रेजेंट की कंडीशन है वो मॉडल वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगी और दूसरे में प्रेजेंट की कंडीशन फ्यूचर के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगी। ठीक है, अब इनको मैं कंडीशंस क्यों कह रही हूँ, इनको मैं कंडीशन इसलिए कह रही हूँ कि टेंस भले ही रियलिस्टिक है, टेंस भले ही रियल है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये रियल टेंस है, लेकिन इनसे जो हम सिचुएशंस बना रहे हैं वो डिपेंड कर रही हैं सिचुएशंस पे, कंडीशंस पे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे पहली सिचुएशन का हमने टाइटल लिखा है कंडीशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट। ये कैसे बनेगी, इसमें आपके पास में फॉर्मेट बनेगा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, ये आपका फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, प्लस मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस फॉर्मूला को समझाने के लिए एक सैंपल एग्जांपल मैंने लिखी है आपके लिए और एक एग्जांपल हम मिलके बनाएंगे। देखिए, इफ यू वांट टू लूज वेट, ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि V1 लगा है कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, मॉडल वर्ब ने क्या कह दिया, यू मस्ट ईट लेस, तुम्हें कम खाना चाहिए। ये सिंपल प्रेजेंट कि अगर तुम ये चाहते हो तो ये करो, ये ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट। जैसे एक सिचुएशन हमने सैंपल की लिखी थी, एक सिचुएशन हम आपके साथ मिलके लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आर है उसके साथ में V1 प्लस ING का कॉम्बिनेशन नहीं लगा तो इसको कंटिन्यूअस नहीं मानना है। ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फॉर्मेट है जहाँ पे हम इज एम आर के साथ में बिना ING के भी वर्ब को चलाते हैं। तो इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी, कॉमा, अब आपको क्या चलाना है, मॉडल चलाना है ना, यू मे या फिर कैन लीव। अब जरा इसको समझ के देखिए, सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रेडी है, तो आप जा सकते हो। तो मे का मतलब परमिशन देना होता है, यू मे लीव। कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब भी परमिशन होता है, यू कैन लीव। हम भी तो कहते हैं मे आई कम इन मैम और कैन आई कम इन सर। तो ये मे और कैन दोनों ही हमारे लिए परमिशन जो है बोरो करते हैं। तो हम याद रखेंगे अगर हमारी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट की जोन में है तो हम उसके पार्ट सेकेंड हाफ में मॉडल वर्ब चलाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर हमारी स्टेटमेंट जो हमारी कंडीशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन दिखाती है तो आपका फॉर्मूला बनेगा इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर सिंपल। अगेन
इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी हुई है, एक हम मिलके लिखेंगे। इफ यू आर लुकिंग फॉर गीता, अगर तुम गीता को ढूंढ रहे हो, यू विल फाइंड हियर डाउनस्टेयर्स, वो तुम्हें नीचे मिलेगी। डाउनस्टेयर का मतलब होता है नीचे। इट मीन्स द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर गीता वो फर्स्ट सेकंड किसी भी फ्लोर पे है, लेकिन सीता जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो देखो स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, सेकंड हाफ किस में है, सिंपल फ्यूचर में है। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए लिखते हैं, हम मिलके लिखेंगे। मैंने बोला अगर तुम्हें ये बुक इंटरेस्टिंग लग रही है, इफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, अगर ये बुक इंटरेस्टिंग है तो आई विल बाय इट फॉर यू। सी, स्टेटमेंट में वही हो गया जो हमने डिस्कस किया कि इफ बुक इज इंटरेस्टिंग, अगर ये बुक इंटरेस्टिंग है तो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तो आपको याद रखना है हमने अभी तक क्या सीखा। हमने कंडीशंस में जो हमने इवेंट काउंट की सीखी, जो हमने इट इज हाई टाइम की सीखी, जो हमने प्रेजेंट इम्परफेक्ट की सीखी, वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन जब हम रियल अनरियल सिचुएशंस का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो हमारा जो पैटर्न है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। पास्ट में आपने सीखा, या तो आप एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, या फिर आप हैड के साथ रियल कॉम्बिनेशन चलाते हैं। हैड में भी आपने सीख लिया कि V3 लगी होगी तो सेकेंड हाफ में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर हैड के साथ नाउन लगाया तो आपको सेकेंड हाफ में केवल वुड चलाना है, वो पास्ट था। लेकिन प्रेजेंट में भी आपने दो चीजें सीख ली कि अगर सिर्फ सिंपल प्रेजेंट चल रहा है तो सेकेंड हाफ में आपका जो है मॉडल वर्ब चलेगा, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिप्लेस कर दे रहा है तो आपका सेकेंड हाफ फ्यूचर सिंपल से आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशंस ऑफ वर्ब। होप आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और पेपर में ये आपको बहुत हेल्प करेंगी।